तो दोस्तों फाइनली इन तीनों आईपीओ का अलॉटमेंट ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए अब हम बात करेंगे इन तीनों आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि इन तीनों आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन आपको कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या इन आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए, लिस्टिंग गेंस बुक करनी चाहिए, या फिर इस आईपीओ में हमें और ऐड करनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी रिटेल को तो एनएसडीएल का आईपीओ लगा हुआ है, बट काफ़ी लोगों को लोटस का एंड एमएनबी का आईपीओ नहीं लगा हुआ है। इसलिए इन वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन तीनों आईपीओ के फ्रेश एंट्री के बारे में भी कि किस आईपीओ में हमें फ्रेश एंट्री देखने को मिल सकता है, किस में फ्रेश एंट्री शॉर्ट टर्म के लिए बनाना है एंड किस में हमें लॉन्ग टर्म का व्यू लेके फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि कल 3 आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है। इसलिए मेक श्योर कि अगर आपको अलॉटमेंट नहीं भी मिला हुआ है तो आपका फ्रेश एंट्री का भी चांस इसमें मिस ना हो। तो फिर चलिए बिना आपका समय गवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले रिमाइंड कर लेते हैं इन तीनों आईपीओ के थोड़ा सा बिजनेस के बारे में कि आखिर ये तीनों कंपनी क्या काम करती है, इन तीनों का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है, जिससे कि आपको पता लग सके कि कौन सा आईपीओ लॉन्ग टर्म में गेन देगी हमें एंड कौन सा आईपीओ हमें शॉर्ट टर्म में गेन दे सकती है। तो अगर सबसे पहले बात करें एनएसडीएल के बारे में, तो ये जो कंपनी दोस्तों वो डिपोजिटरी का काम करती है। यानी जो भी आप शेयर मार्केट में शेयर को बाई या फिर सेल करते हैं, उन शेयर को ये कंपनी अपने पास संभाल के रखने का काम करती है। वहीं बात करें लोटस डेवलपर के बारे में, तो ये कंपनी रियलिटी सेक्टर से बिलोंग करती है, जो बड़े बड़े रेसिडेंशियल्स एंड कमर्शियल्स बिल्डिंग्स बनाने का काम करती है। एंड बेसिकली इस कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू मुंबई से ही आता है, जो कि काफ़ी डिमांडिंग सिटी है। वहीं अगर बात करें एमएनबी के बारे में, तो ये कंपनी सेल्फ सपोर्टिंग रूफिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है। यानी आजकल बड़े बड़े गोडाउन्स बनाने के लिए प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स का यूज होता है, जिसको ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। यानी अगर बिजनेस वाइज देखा जाए तो एनएसडीएल दोस्तों ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो शेयर मार्केट के डिपोजिटरी फील्ड में काम करती है। एंड इस फील्ड में आपको दो ही कंपटीटर देखने को मिल जाएगा, एक एनएसडीएल हो गया एंड दूसरा सीडीएसएल हो गया। एंड फिलहाल इंडिया का मार्केट काफ़ी बड़ा है, इसलिए ये दो जो कंपनी है वो इंडियन मार्केट में डुओपोली बना के रखेगी। सो ये जो आईपीओ रहेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है। क्योंकि अगर आप एनएसडीएल के फंडामेंटल के बारे में भी देखते हैं तो फंडामेंटल भी इसका काफ़ी सॉलिड है। कंपनी का आरओई 17%, आरओसी 22%, प्रॉफिट मार्जिन 23% एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0 है। यानी ये जो कंपनी है फंडामेंटल वाइज तो काफ़ी बेटर है, जिसके ऊपर दोस्तों एकदम से 0 डेट है। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए ये जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छा रहने वाली है। बट अगर बात करें लोटस के बारे में, तो ये भी कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसका एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट में आपको काफ़ी बड़ा बड़ा नाम देखने को मिल जाएगा। इवन तो इस स्टॉक्स में कई सारे सेलिब्रिटी भी इन्वेस्ट किए हुए हैं। वो या तो शाहरुख खान हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, या फिर टाइगर श्रॉफ, यानी बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स भी इस आईपीओ में इन्वेस्टेड है। वहीं कंपनी का फंडामेंटल भी आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका आरओई 24%, आरओसी 27%, प्रॉफिट मार्जिन 41% एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0.13 का है। यानी कंपनी फंडामेंटल वाइज काफ़ी अच्छा है, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट आपको 0 डेट देखने को मिल जाएगा। एंड जनरली दोस्तों ये कंपनी इंडिया के मोस्ट डिमांडिंग सिटी में काम करती है, इसलिए ये भी जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा खासा रहने वाली है। बट वहीं अगर बात करें एमएनबी के बारे में, तो ये भी कंपनी फंडामेंटल वाइज आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका आरओई लगभग 25% के आसपास, आरओसी 24%, प्रॉफिट मार्जिन 8% एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0.33 का है। एंड इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी उसमें से कुछ पैसा कंपनी अपनी डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी, जिसके बाद इस कंपनी के ऊपर और भी काफ़ी कम डेट रह जाएगा। यानी इस आईपीओ के बाद ये जो कंपनी है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसीडर की जाएगी। इसीलिए ये भी जो कंपनी है वो फंडामेंटल वाइज आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगी। एंड वही नहीं, कंपनी फंडामेंटल वाइज भी काफ़ी अच्छी है, वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी अच्छी है। एंड देखा जाए तो कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो भी दोस्तों अभी काफ़ी डिमांड में बना हुआ है। इसलिए ये भी जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा खासा रह सकता है। यानी तीनों जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है। बट बात हम ये करते हैं कि किसको इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए एंड किसको इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर एनएसडीएल के बारे में बात करें तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 16 से 18% के आसपास जीएमपी देखने को मिल जाएगा। यानी देखा जाए तो इस जीएमपी के हिसाब से पर लॉट पे कहीं ना कहीं लगभग आपको 2200 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर लोटस के बारे में बात करें तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग 25 से 30% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है। यानी 30% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे कहीं ना कहीं लगभग आपको 4500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा।
वहीं अगर MNB के बारे में बात करें तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 12% के आसपास डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी अगर 12% के हिसाब से भी देखा जाए तो वहीं कहीं ना कहीं 2000 के आसपास तक इजीली आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको लोटस का IPO मिला हुआ है तो इजीली इस IPO में लगभग आपको 4000 रुपये से लेकर 5000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप चाहें तो इतना अच्छा आपको लिस्टिंग मिल रहा है तो इसमें से आप कुछ शेयर सेल कर सकते हैं एंड कुछ शेयर को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल अगर आपको इस IPO में इतना अच्छा लिस्टिंग मिल रहा है तो थोड़ा बहुत तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। वहीं MNB के बारे में बात करें तो इस IPO को दोस्तों टोटल इशू साइज लगभग 650 करोड़ के आसपास तक रखा गया है, जिसमें से रिटेल का कोटा केवल 10% एंड HNI का जो कोटा है वो 15% का रहने वाला है। यानी ऑलमोस्ट इस IPO में आपको 165 करोड़ का ही सप्लाई देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये 165 करोड़ का जो सप्लाई होगा वो इजीली ग्रैब हो सकता है। इसीलिए अगर मार्केट अच्छा रहा तो आप चाहें तो इस IPO को मिनिमम 1 वीक के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इस IPO का इशू साइज काफ़ी छोटा रखा गया था एंड इशू साइज छोटा होने के कारण इसमें सप्लाई आपको कम देखने को मिलेगा। एंड अगर डिमांड काफ़ी अच्छा आता है तो मेक श्योर आने वाले 1 वीक में ये आपको काफ़ी अच्छा सा रिटर्न भी दे सकता है। वहीं अगर NSDL के बारे में बात करें तो फिलहाल दोस्तों इस IPO में आपको 2200 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि CDS लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, इसलिए जिनको भी ये IPO मिला हुआ है उनको अगर सेल नहीं करना है तो वो इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों NSDL का IPO जो है वो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। क्योंकि फिलहाल अभी इस IPO में लगभग आपको 2000 के आसपास ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। यही आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए रुक जाते हैं तो इस IPO में आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि यही दो जो कंपनी है वो इस सेक्टर को डोमिनेट करती है। सो मेक श्योर कि जिनको भी इस IPO का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस IPO को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखनी चाहिए। बट उसके बावजूद भी दोस्तों अगर आप इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना चाहते हैं तो अगर मार्केट अच्छा रहता है, प्री IPO सेशन में इसका अच्छा डिमांड रहता है, तो इस IPO में आपको नीचे की तरफ एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 1 सप्ताह के लिए तो होल्ड करनी ही चाहिए, क्योंकि फिलहाल ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहने वाली है। इसलिए जिनको भी इस IPO का अलॉटमेंट नहीं मिला होगा वो लिस्टिंग के दिन इस IPO में फ्रेश एंट्री लेंगे। एंड कोई बड़ा प्लेयर इस IPO में एंट्री लेता है तो मे भी आने वाले वीक में इसका प्राइस और भी ज़्यादा चल सकता है। इसलिए उन सारे सिचुएशंस को देखते हुए हमें इस IPO में मिनिमम 1 सप्ताह के लिए तो इंतजार करना ही चाहिए। वहीं बात करें अब इन तीनों IPO के फ्रेश एंट्री के बारे में कि किस IPO में हमारा फ्रेश एंट्री बन सकता है एंड किस IPO में हमारा फ्रेश एंट्री नहीं बन सकता है। तो दोस्तों फ्रेश एंट्री जो है वो तीनों IPO में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट अच्छा रहा तो तीनों IPO में आपको काफ़ी अच्छा खासा फ्रेश एंट्री देखने को मिल सकता है, क्योंकि MNB एंड लोटस का जो IPO है वो काफ़ी छोटा IPO है, इसलिए इन दोनों का डिमांड आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। वहीं NSDL का IPO तो थोड़ा सा बड़ा है, बट देखा जाए तो इस IPO का काफ़ी ज़्यादा हाइप रहने वाला है, इसलिए इस IPO में भी फ्रेश एंट्री का काफ़ी अच्छा खासा मौका बन सकता है। सो याद रहे दोस्तों कि इन तीनों IPO के प्री IPO सेशन में अगर अच्छा डिमांड हो तो इन तीनों में हमारा फ्रेश एंट्री बन सकता है। सो अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है तो प्री IPO सेशन में इनके डिमांड एंड वॉल्यूम को देखते हुए आपको इस IPO में फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर प्री IPO सेशन में इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जहाँ पे हम लोग हर IPO के उसके प्री IPO सेशन में ही उसके डिमांड एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग के बाद ये जो IPO है वो सीधा ऊपर जा सकता है या इसमें हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। इसलिए मेक श्योर दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इन तीनों IPO के प्री IPO सेशन में प्राइस एंड वॉल्यूम का एनालिसिस चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी इन तीनों IPO को लेके। आपका क्या स्ट्रेटजी है, किन किन IPO का आपको अलॉटमेंट मिला हुआ है एंड किन किन IPO में आप फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके JSW सीमेंट IPO का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।